दोस्तों, स्वागत है सिविल कॉन्क्लेव ग्रुप में। आजकल हमने यूट्यूब में अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो कोई किसी किसी ने मांगे थे साहब आप हिंदी में देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा समझ के ले लीजिए। आज की जो प्रेजेंटेशन है जिसमें अपन बात करेंगे कंक्रीटिंग क्यूब कैसा कास्ट किया जाता है, उसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है, स्लम टेस्ट कैसा किया जाता है, इसका बारे में अपन बात करते हैं। कंक्रीटिंग क्यूब का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीटिंग को पता करने के लिए। अपन लोग को क्यूब मोल्ड क्यों यूज करता है? क्यूब मोल्ड इसके लिए कैरी करता है, ये अपन लोग को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीटिंग है उसको पकड़ने के लिए ये अपन बात करते हैं। ये जो जिस लोड पे कंक्रीटिंग ब्लॉक फेल होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, वो होता है अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीटिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीटिंग क्या होता है? P डिवाइडेड बाई ए एन डिवाइडेड बाई mm स्क्वायर और किलो न्यूट्रॉन पर स्क्वायर मीटर। कंक्रीटिंग क्यूब्स हैं अपन लोग को 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन में टेस्ट करते हैं। 28 दिन का क्यूब रिजल्ट है अपन को जो फाइनल रिजल्ट देते हैं। ये 7 और 14 दिन में जो आपका क्यूब रिजल्ट है, आपकी जो प्रोग्रेसिव परसेंटेज कितनी वेट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, उसके हिसाब से आपको शटरिंग डी शटरिंग करने में ये सब में मदद करता है। अपन लोग को कंक्रीटिंग क्यूब में ही अपन क्यूब करते हैं। ओके, जनरली क्या होता है कंक्रीटिंग जो सैंपल्स है एक्सपेंशन होता है लैटरली, दैट मीन्स साइड में कंप्रेशन में एक्सपेंशन होता है। ये फ्रिक्शन डेवलप्ड बाय द कंक्रीटिंग मशीन, जो कंक्रीटिंग मशीन जो फ्रिक्शन डेवलप करता है वो फोर्सेस जनरेट करता है, विच आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीटिंग को इंक्रीज करता है। फिर कैसा भी हो, द रेशियो ऑफ द हाइट टू विड्थ ऑफ सैंपल इंक्रीजेस, द इफेक्ट ऑफ द shear on compressive strength becomes smaller। इसका मतलब क्या होता है? हाइट टू विड्थ सैंपल इंक्रीज होने से क्या होता है? शेयर ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकम स्मॉलर है। इसके लिए आपको मालूम पड़ता है सिलिंड्रिकल क्यूब रिजल्ट हैं आपको स्क्वायर क्यूब रिजल्ट से कम निकलता है। अभी अपन सैम्पलिंग कैसा करते हैं, ये जो है आपको IS 119 में आपको डिटेल में बताया गया। आपको जो है आपको 0.02 क्यूबिक मीटर लगता है आपको 6 क्यूब मोल फिलअप करने के लिए। इसके लिए अपन एक तापी जो भी वापरते, ओके, इसको आपको जैसा कंक्रीटिंग जैसा डिस्चार्ज हो जाता है उसका बाद क्वार्टर, आधा, 3/4 ऑफ द कंक्रीटिंग, जैसा आप मिक्सर में जो कंक्रीटिंग बाहर निकलता है, क्वार्टर कंक्रीटिंग निकालने के बाद 1 क्यूब भरने का, आधा निकालने के बाद 1 क्यूब निकालने का, 3/4 निकालने के बाद और 1 क्यूब भरने का। ये जो सैंपल का जो प्लेसमेंट है वो कैसा होता है? सैंपल्स हैं, अब जैसा आप कंक्रीटिंग मिक्सर से बाहर आएगा इमीडिएटली आपको निकालने का। ओके, अभी जो भी है आपको जो कंक्रीटिंग है जो क्यूब मोल्ड से जो करना है, आपको मिक्सर में कम से कम 3-4 जगह से लेना पड़ेगा। मतलब एक लोड में 3-4 बार तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा सेग्रीगेशन कहाँ होता है। फिर बाद में जैसा आपको मिक्सर कंक्रीटिंग माल निकालते हैं उसकी आप अच्छे से मिला लीजिए। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 से 5 क्यूबिक मीटर का कंक्रीटिंग के पीछे एक सैंपल निकालना पड़ता है। एक सैंपल मतलब 3 क्यूब मोल्ड है। 6 से 15 के लिए 2, 16 से 30 के लिए 3, 31 से 50 के लिए 4। 50 क्यूबिक मीटर ऊपर हो जाता तो 4 प्लस एक एडिशनल सैंपल है और कोई 50 क्यूबिक मीटर में निकालना जरूरी है आपको, हर कोई क्यूब सैंपल एक एक शिफ्ट में निकालने का। ओके, ये जो टेस्ट सैंपल्स हैं आपको 28 दिन के लिए टेस्ट के लिए निकालता है। आपको एडिशनल सैंपल निकालना पड़ता है आपको
7 दिन और 14 दिन के लिए, क्योंकि इससे कारण आपको कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ का प्रोग्रेस मालूम पड़ता है, तो आपको डी शटरिंग का कैलकुलेशन बराबर हो जाता है। ओके, आप जो भी क्यूब भरोगी 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन में आप भरोगे। कंक्रीटिंग ऑफ हाई टेम्परेचर है, जो भी जहां आपको गर्मी ज्यादा होता है उसको जो कोड बताता है 7861 है। इसमें आइस ऐड होता है, वाटर सीमेंट रेशियो चेंज नहीं होना है आपको आइस ऐड करने से। आइस जैसे ऐड करते हो इसके हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ द वाटर भी आपको ऐड करने का। लो टेम्परेचर रीजन उसमें कैसा क्यूब करना है उसका बारे में IS 7861 2 नंबर बताता है। प्रिकॉशन है आपको लेना पड़ेगा कंक्रीटिंग का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का। ये जो जनरल प्रोसीजर है, हॉट वाटर आपको 600 डिग्री में आपको ऐड करना पड़ता है। जहां आपको फ्रीज जहां होता है वहां जो भी आपको कंक्रीटिंग क्यूब है आप जो सीमेंट बैग टारपालिन उससे कवर करना है। अभी स्पेसिमेन कैसे कास्ट किया जाता है, आप क्यूब मोल्ड है आपको 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर का है। आप पहले एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब भरने का, उसको 16 mm का राड से कम 35 बार टैप करने का, फिर बाद में और एक 5 सेंटीमीटर भरना है, ऐसा तीसरा लेयर भरना है, ऐसा 3 स्टेप्स में भरना है। ये क्यों अपन करते हैं, जब आप कॉम्पैक्ट करते हो कंक्रीटिंग के अंदर जो भी एयर बबल्स है वो सब बाहर निकल जाता है, सो आपका कॉम्पैक्टेड कंक्रीटिंग आराम से हो जाता है। ये जो है आपको 7 दिन, 14 दिन, 1 दिन, 7 दिन जो भी है आपको इसके हिसाब से आपको टेस्ट कर सकता है। जनरली आपको कोई भी टेस्ट के लिए आपको 3 सैंपल लगेगा। अभी इसका मेथड क्या होता है आपको बताता हूँ। पहले आपको जो कंक्रीटिंग क्यूब है आपका क्यूब मोल्ड में भर लीजिए। फिर बाद में जैसा आपको कंक्रीटिंग सेट होता है 24 घंटे के अंदर आपको वो कंक्रीटिंग है क्यूब मोल्ड से निकालिए। फिर बाद में अच्छी पानी के टैंक में उसको भर के रखिए। और जो आपको जो टेस्ट के हिसाब से आपको 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के लिए उसको क्यूब का भरने का। ये जो है आपको जो क्यूब मोल्ड आप जब भी लेबोरेटरी में लेके जाओगे टेस्टिंग के लिए, तब तक आपको ये जो कंक्रीटिंग क्यूब मोल्ड सूखा हुआ रहना चाहिए। और इसकी जो जनरल वजन जो भी रहता है 8.1 kg लगता है। ठीक है, अभी टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होता है, जो है आपको जो टेस्टिंग प्रोसीजर है आपको IS 516 में दिखाया जाता है। वो जो है आपका क्यूब मोल्ड से होता है। अभी देखिए ये रहा आपका क्यूब मोल्ड इमेज। टेस्ट प्रोसीजर कैसा होता है, अभी मटेरियल क्यूब टेस्ट के लिए क्या क्या लगता है। मटेरियल है जो अब क्यूब मोल्ड है आप जब जमीन से लेके आगे टेस्टिंग के पहले वो ऐसे टेम्परेचर में लेके आने का +27 डिग्री ±3 डिग्री में वो टेम्परेचर रहना है। आपको जो कंक्रीटिंग है कैसा उसको मिक्स किया जाता है, ब्लेंडिंग। अभी समझो मशीन ब्लेंडिंग, ये जो है आप कंक्रीटिंग मिक्सर में जब कंक्रीटिंग घुमाएगा कम से कम 2 मिनट उसको पानी ऐड करने के बाद घुमाना है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, पहले पानी डालिए, फिर 50% आपको जो मेटल अग्रीगेट डालिए, फिर आप उसको ऊपर रेती डालिए, उसको ऊपर आप सीमेंट डालिए, फिर बाद में बचा हुआ 50% कोर्स अग्रीगेट करके उसको मिक्स कीजिए। ठीक है, ये जो है आपके जो मेथडोलॉजी ऑफ कंक्रीटिंग मिक्सर में कैसा करना है। अभी क्यूब मोल्ड में कैसा फिलअप किया जाता है, क्यूब मोल्ड में आपको पहले अच्छे से उसको साफ कर दीजिए, अंदर का तरफ लाइटली ऑयल व्हील्स अप्लाई कर लीजिए, सो आपको क्यूब मोल्ड से क्यूब निकालने के लिए आसान पड़ेगा। और कंक्रीटिंग है आपको 3 लेयर में भरना है, हर एक 5-5 सेंटीमीटर में भरना है। 5 सेंटीमीटर भरने के बाद टैंपिंग करना है 35 बार, फिर बाद में 5 सेंटीमीटर भरना है, फिर बाद में 5 सेंटीमीटर भरना है। ये क्यों करते हैं, ये जो कंक्रीटिंग में जो एयर बबल रहता है जब आप टैंपिंग करोगी ये कंक्रीटिंग का एयर बबल निकल जाता है, इसके कारण आपको कंक्रीटिंग अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर बाद में क्या करना है, आपको जैसा क्यूब मोल्ड भरने के बाद आपको उसको टॉप लेवल का साफ करवा लीजिए। ओके,
फिर बाद में उसमें ये लिखिए कौन सा क्यूब मोल्ड है, कहाँ का लोकेशन में वो कंक्रीटिंग करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीटिंग क्या है, डेट क्या है, ये सब लिख लें क्या। फिर बाद में इसको आप अच्छे से क्यूरिंग के टैंक में रखिए। ये जो है आपको 24 घंटे के बाद कंक्रीटिंग मोल्ड से निकालने के बाद रखना है। ठीक है, आप ये देखने का कंक्रीटिंग जब क्यूब में टाकी में उतारते वक्त उसके कार्नर वेरनर नहीं टूटना चाहिए। अब देखिए क्यूब कास्टिंग प्रोसीजर का इमेज बताता हूँ। ये रहा कंक्रीटिंग क्यूब मोल्ड है, ये आप रेडी किया। पहले आपने 15 सेंटीमीटर दिया, फिर टैंपिंग किया, फिर बाद में दूसरा लेयर भरा, फिर बाद में टैंपिंग किया, फिर बाद में तीसरा लेयर भरा, टैंपिंग किया, फिर चौथा लेयर होने के बाद उसका लेवलिंग किया। ठीक है, ये जो है ये है मेथोडोलॉजी आपका कंक्रीटिंग क्यूब कास्ट करने का। अभी टैंक में जो रखोगे आप, उसमें आपको जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको ऊपर रहना चाहिए, सो आप आसान से देख सकते हैं कौन सा तारीख का क्यूब है, इसके हिसाब से आप निकाल के टेस्टिंग करना। कोई भी क्यूब है उसको ऊपर पानी कम से कम 2 से लेकर 3 इंच का पानी हर टाइम रहना चाहिए। वो पानी का टेम्परेचर भी अच्छी तरह से आपको मेंटेन करना है। ये है आपको पूरा आपको IS 456 में दिखाया गया। फिर बाद में आप एक रजिस्टर बना लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग क्यूब रजिस्टर। उसकी जो फॉर्मेट है आगे जाके बताता हूँ आपको मैं। फिर बाद में आप क्यूब जब भी टेस्टिंग करने के पहले आप उसको क्यूब का वजन चेक कर लीजिए। सो आपको कम से कम इट शुड बी 8.1 kg के आसपास होना चाहिए। ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्यूब मोल्ड वेट है, विल नॉट पास। कम रहेगा तो भी दैट मीन्स द कॉन्क्रीटिंग बढ़ते हुए क्यूब मोल्ड में बराबर जान नहीं दिया गया। ठीक है, अभी कॉन्क्रीटिंग क्यूब है XKG है, डायमेंशन है आप पूरा चेक कर लीजिए। बल्क डेंसिटी है केजी पर स्क्वायर मीटर आ जाता है। अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पहले आप CTM का कैलिब्रेशन एक चेयर से चेक करवा लीजिए। ओके, और जो CTM है जो आपको जो क्रशिंग लोड है आपको बता देगा। अब देखिए, अभी आपको ये क्यूब मोल्ड है आपका बैरिंग प्लेट और एक्सियल प्लेट के बीच में रहना चाहिए। उसको ऊपर आपको 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट आपको अप्लाई करना है, तब तक एक क्यूब मोल्ड क्रैक नहीं होता। अभी देखिए, अभी ये रहा आपको CTM का मशीन है, ये रहा आपका बैरिंग प्लेट है, ये रहा अपर का प्लेट है। इन दोनों के बीच में आपको क्यूब मोल्ड रखना है, बराबर सेंटर पे लेवल पे रखना है। तब क्यूब मोल्ड रखने के पहले ये पूरा प्लेट साफ कर देना, सो कोई कचरा वचरा नहीं रह जाए। अभी कंक्रीटिंग का कंप्रेशन क्या क्या चीज अफेक्ट करता है, आपको जो मेटल है वो बराबर रहना चाहिए, वो फ्लैकी मटेरियल ये सब कुछ रहेगा आपको। हो सकता है रिजल्टेंट बराबर नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए, ये रहा आपको प्रोसीजर बताता हूँ। ये रहा आपका क्यूब मोल्ड है। अभी जो क्यूब मोल्ड है कास्ट करने का, ये जो क्यू है आपको ये चेक करते हैं, आपको वर्कबिलिटी का और स्ट्रेंथ का चेक करते हैं। वर्कबिलिटी चेक करने के लिए आप स्लम कोन यूज करते हैं। ये रहा आपका CTM मशीन। आपको जो क्यूब मोल्ड है ये दोनों प्लेट के बीच में रखने का, रखने के बाद ये प्लेट लोअर करेगा, क्यूब के साथ में टाइट हो जाएगा। फिर बाद में आपका टाइट हो जाएगा, उसके बाद आप लोड अप्लाई करना चालू करवा लीजिए। ये देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रेशर है, ऊपर से भी अप्लाई होता है, बॉटम से भी अप्लाई होता है। ये जो कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, ये जो है आपको दोनों मटेरियल को अच्छी तरह से दबाने से वो वजन लेने के बिना, वजन लेने के कारण एक कंक्रीटिंग आपका क्रैक होना चालू होता है। इसको कहते हैं हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये फोर्स ऊपर से भी अप्लाई होता है, बॉटम से भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसा करते हैं। आप पहले क्यूब टैंकी से निकालिए, उसको साफ करवा लीजिए, स्टैक क्यूब को बराबर रखवा लीजिए तारीख वाइज, ये सब कुछ है। आपको सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया टॉप एरिया चेक करवा लीजिए। आपको उसके एक रजिस्टर में एंट्री करवा लीजिए। फिर बाद में उसका वजन करवा लीजिए।
उसके वजन भी रिकॉर्ड करवा लीजिए। फिर क्यूब रखने के बाद वो जो सीटीएम मशीन है 140 केजी पर स्क्वायर मीटर पर मिनट का स्पीड में आपको अप्लाई करो, क्योंकि उसमें 2 नीडल होता है, दोनों नीडल एक साथ में मूव होगा, तभी आपको क्रैक होना चालू हो जाएगा। एक नीडल एक जगह में रुक जाएगा, दूसरा नीडल आपको प्रेशर के हिसाब से चलता रहेगा। जहां ये नीचे के नीडल रुका है वो है आपको रीडिंग है। ओके, अभी जो है आपको जो रिकॉर्डिंग है क्या होता है, लोड अप्लाइड किलो न्यूट्रॉन ऑफ टन है। ठीक है, फिर बाद में आप क्यूब मोल्ड है उसमें से निकाल दीजिए, आपका प्लेटफॉर्म पूरा साफ करवा लीजिए। ओके, अभी एआर एंटरटेनमेंट है, इसका बारे में मैं दूसरा प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूँ। वाटर सीमेंट रेशियो है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी जो कंक्रीटिंग का क्रशिंग स्ट्रेंथ में। आपको जो 1 kg एडिशनल वाटर है, आपको क्रशिंग स्ट्रेंथ 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का वजन रिड्यूस कर देते। ये जो है आपको 0.2 से लेके 0.25% का कंक्रीटिंग के वेट में ही पानी रहना चाहिए। ओके, अब एयर एंटरटेनमेंट, ओके, इसका बारे में अपन दूसरा कोई अच्छी प्रेजेंटेशन में बात करते। ओके, अब देखिए अपन 7 दिन 14 दिन 28 दिन में अपन कंक्रीटिंग क्यों क्यों चेक करते हैं। जनरली कंक्रीटिंग का जो टेस्ट है 28 दिन में आपको रिजल्ट फाइनल माना जाता है। 7 दिन और 14 दिन में हम लोग इसके लिए वापरते हैं, आपको कंक्रीटिंग का जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जैसा इंक्रीज होता है वो मालूम पड़ेगा। इसके हिसाब से आपको डी शटरिंग ये सब कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंक्रीटिंग है 16 घंटे 16% इंक्रीज होता है एक दिन में। अभी 65% होता है आपको 7 दिन में, 14 दिन में वो 90% इंक्रीज होता है, 99% होता है आपको 28 दिन में इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यूब पास हो गया इसका क्यूब फेल हो गया इसका मतलब सीमेंट खराब है, ये नहीं है। हो सकता है आपका पैकिंग मेथोडोलॉजी में, हो सकता है वाटर सीमेंट रेशियो, बहुत कुछ फैक्टर्स हैं आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। इसके लिए आप कंक्रीटिंग क्यूब भरते वक्त थोड़ा जान से भरने का। अभी देखिए एक दिन में आपका 16% वेट इंक्रीज होता है, 3 दिन में आपका 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90%, 21 दिन में 94% है, 28 दिन में आपको 99% इंक्रीज होता है। अभी ओवरऑल समझो आपको 14 दिन में आपको जो रिजल्ट है 90% से कम आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स में, वो बैच को आप दोबारा चेक करवा लीजिए, आपको हायर अथॉरिटी से ये सब बता दीजिए, सो दे विल गिव यू द एक्शन। अभी जो आपको मैं एक टेबल में क्या क्या होने वाला है कैसा है बताता हूँ। अब देखिए 3 दिन में आपको M10 है, 3 दिन में 4 न्यूट्रॉन होता है, 7 दिन में 6.5 न्यूट्रॉन होता है, 14 डेज में 9 न्यूट्रॉन होता है, 28 डेज में 10 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर होता है। M15 6 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर होता है 3 दिन में, 9.75 होता है आपको 7 दिन में, 13.5 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर होता है आपको 14 दिन में, 18 दिन में 15 हो जाता है। जैसे आप करते जाओगे आपका M40 में मालूम पड़ेगा 16 न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर आपको 3 दिन में होता है, 26 न्यूट्रॉन होता है आपको 7 दिन में, 36 न्यूट्रॉन होता है आपको 14 दिन में, 40 न्यूट्रॉन होता है आपको 28 डेज में। अभी कैलकुलेशन कैसा करता है, कंक्रीटिंग स्ट्रेंथ है उसके कंक्रीटिंग फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला ये होता है, जो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है आपको अप्लाइड लोड, जो आप जो लोड अप्लाई करते हो डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, उसका कहते हैं हम लोग को न्यूट्रॉन पर mm स्क्वायर। अभी देखिए अभी सरफेस एरिया टॉप स्पेसिमेन है 150 बाई 150, इसका मतलब 22,500 मिलीमीटर स्क्वायर, नहीं तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपको क्यूब मोल्ड का एग्जाम्पल बताता हूँ।
अभी समझ लो, अपन एक असम्पशन लेते, अपन को 450 किलो न्यूट्रॉन मिला। 1 किलो न्यूट्रॉन मतलब 1000 न्यूट्रॉन है। आपको 450 किलो न्यूट्रॉन होता है, 4,50,000 न्यूट्रॉन है। अभी इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया, 4,50,000 डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया 22,500, मतलब 220 न्यूट्रॉन पर एमएम स्क्वायर, दैट मीन 203 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हो गया। ये जो है आपको ऐसा ही सब कुछ को चेक करना है। अभी समझ लो, अभी एक दिन में आपको 310 न्यूट्रॉन आया, 7 दिन में आपको 408 किलो न्यूट्रॉन आया, 445 28 दिन में 445 किलो न्यूट्रॉन पर आया। उसको कैलकुलेशन कैसा किया जाता है, अभी देखिए 7 दिन में 3,10,000 डिवाइडेड बाई 5,00,000 13.7 न्यूट्रॉन है। अभी 408 किलो न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई 22,500 18.13 है। अभी 4,48,000 डिवाइडेड बाई 22,500 9.9 न्यूट्रॉन पर एमएम स्क्वायर है, क्योंकि अपन लोग ने जो कैलकुलेशन कर रहे थे 20 न्यूट्रॉन पर एमएम स्क्वायर है। अभी देखिए मैक्सिमम डे स्ट्रेंथ कैसा हो गया, अभी 65% हो गया आपका 7 दिन में, 90% हो गया 14 दिन में, 99% हो गया आपको 28 दिन में हो गया। अब देखिए ये कैसा कैलकुलेट किया गया, अब देखिए 13.7 हो गया डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 20, इसका मतलब 68.5%। ये 65% से ज्यादा है, ये क्यूब पास हो गया। अभी 14 दिन में 18.13 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया 90.6%, ग्रेटर देन 90% है। ये हो गया आपको पास हो गया। अभी 28 दिन में 19.9 है डिवाइडेड बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 20, 99.1% है। अपन को चाहिए था 99%, ये भी क्यूब पास हो गया। ठीक है। ये जो है IS 516 है, आपको जो बोलता है हर कोई क्यूब्स है आपको 7 दिन 14 दिन 28 दिन में चेक करना है। जो इसकी जो वजन है 15% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब रिजल्ट ऑफ द क्यूब रिजल्ट है, आपको 7 दिन का भी रिकॉर्ड करवा लीजिए, 28 दिन का भी रिकॉर्ड करवा लीजिए। ये देखिए आपको क्यूब रिजल्ट का रजिस्टर कैसा करना है ये बताता हूँ। अभी डेट ऑफ टेस्टिंग है। ओके। अब देखिए पहले एक बात सुनिए, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग कहाँ आपने यूज किया, क्यूब का आईडी दीजिए, स्लम को दिख लीजिए, टेम्परेचर का रिकॉर्ड कर लीजिए, रैंडम टेस्टिंग का एग्रीगेट किया कि नहीं वो भी लिख लीजिए, डेट ऑफ टेस्टिंग 7 दिन में, 28 दिन का तारीख लिख लीजिए, क्यूब का वजन लिख लीजिए, सरफेस एरिया का क्यूब लिख लीजिए, 7 दिन का वजन है, केजी पर सेंटीग्रेड स्क्वायर रेट है। ऐसे ही 28 दिन 14 दिन ये सब कुछ लिखना है। कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर लेना है, क्लाइंट का सिग्नेचर लेना है, कोई उसका रिमार्क्स है तो उसको रिमार्क में भी डालना है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये क्या है, आपको पहले 30 रीडिंग में इसको कहते हैं हम लोग को XI। स्टैंडर्ड डिविएशन है, पहला 30 नंबर का निकालते हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिजल्ट कंसिडर। कैलकुलेट एवरेज XI इज इक्वल टू x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ XI माइनस x बार। अभी ईच रिजल्ट के लिए आपको स्क्वायर का XI का कैलकुलेट कीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू xn डिवाइडेड बाय n-1 अपॉन ऑफ। अभी आपको 30 रिजल्ट के बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आप रिकॉर्ड करते जाना है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन है आपको जनरली टोटल xn डिवाइडेड बाय टोटल n अपॉन ऑफ। अभी एवरेज आपको SD1 SD2 को कैलकुलेट मत कीजिए। अभी स्लम टेस्ट है, स्लम टेस्ट है आपको जनरली होता है आपको कंक्रीटिंग वर्कबिलिटी के लिए आपको चेक किया जाता है। ये जो कोन है आपको बॉटम में 20 सेंटीमीटर का डाया रहेगा, टॉप में 10 सेंटीमीटर का डाया रहेगा, हाइट है 30 सेंटीमीटर का रहेगा। आपको टैंपिंग रॉड 16 mm का रॉड भी रहना चाहिए। अभी जो है आपको सैंपल कंक्रीट से ले लीजिए, पहले आपको क्यूब मोल्ड का अच्छे से आप साफ करवा लीजिए, फिर बाद में उसको 4 लेयर में भर्ती करना। अभी समझो 30 सेंटीमीटर का हाइट है, अब हर कोई 7.5 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग भरने के बाद टैंपिंग करना है,
फिर बाद में 7.5 सेंटीमीटर भरना है, ऐसा भरते जाने का। जैसा ये पूरा खत्म होने के बाद आपको बॉटम का मोल्ड का की से निकलवाइए। आप मोल्ड ऊपर का तरफ उठाइए अस्थि से। उठाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, ये देखिए ये क्यूब मोल्ड है, अपना लेयर अपना स्लम होने कर दिया, आपका लेयर वेयर अप्लाई किया। पहला लेयर कैसा करना है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। अभी जो है आपका स्लम, वो जो स्लम निकालने के बाद ये निकालिए, स्लम कोन को उल्टा करवा लीजिए, ऊपर से कंक्रीटिंग का टैप सरफेस मेजर कर लीजिए। ये रहा आपका स्लम्प है। आपका ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए बहुत धन्यवाद है। ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको दोस्त लोगों को भी बोलिए। आपको कोई शंका है आप मुझे मेल लिख सकता है, वो है आप civilconclave@gmail.com में भी लिख सकता है। टेलीग्राम ग्रुप सिविल कॉन्क्लेव टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकता है, उसका लिंक है ये है। अभी अगले प्रेजेंटेशन अपन रेइनफोर्समेंट और सीमेंट कैसा फील्ड और लैबोरेटरी में चेक किया जाएगा उसका बारे में आपको देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए। थैंक यू।